everyone, welcome back to our channel Fight for Your Dreams. So let's fight with me. I am Amandeep. As you know, M लक्ष्मीकांत सर की बुक को हम कवर कर रहे हैं 6th एडिशन भारत की राज्यव्यवस्था, जिसमें हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को कवर करते हुए 1919 तक पहुंच गए हैं। अब तक हमने कवर किया था कि 1857 तक जो कानून आ रहे थे वो 20-20 साल के गैप से आ रहे थे। ठीक है, 20-20 साल के गैप से आ रहे थे, लेकिन जब से महारानी विक्टोरिया का शासन भारत पर स्थापित किया गया उसके बाद में 10-10 सालों के गैप से, ठीक है, कानून आने लगे थे। यानी कि 1909 हमने कवर किया था पिछली बार, फिर 10 सालों के बाद में 1919 का अधिनियम आ गया। क्लियर है? फिर अगली बार 1929 का आएगा। ठीक है, तो अपने ये कवर करेंगे आगे चलकर। अब हम समझ लेते हैं 1919 का अधिनियम। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आप ले सकते हैं, ओके, टेलीग्राम चैनल के अंदर, जिसका मैंने लिंक दे दिया है पिन कमेंट के अंदर। ओके, समझते हैं 1919 का अधिनियम क्या है। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषणा की और कहा कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। यानी कि ब्रिटिश सरकार की जो शासन है, ब्रिटिश शासक की जो सरकार है, वो कह रही है कि नीति प्रशासन की प्रत्येक शाखा के अंदर, कि प्रशासन की प्रत्येक शाखा के अंदर जितना भी यहाँ पर सिस्टम लागू होगा, उसके अंदर सिस्टम चलेगा, वहाँ पर किसकी भागीदारी हो? भारतीयों की भागीदारी हो। यानी कि भारतीय अपनी फ्रीडम से काम करे, अपने हिसाब से काम करे, कोई भी बाहरी दबाव उन पर नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, ये कहने की कोशिश करें कि क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना, यानी कि ऐसे सरकार की स्थापना जिसके अंदर भारतीय शामिल हो। ठीक है, जहाँ पर स्वय शासन संस्थाओं का क्रमिक विकास हो सके, संस्थानों का क्रमिक विकास हो सके, इस तरीके की घोषणा की 20 अगस्त 1917 में। ठीक है, ये जो कानून लाया गया था 1919 के अंदर, इस कानून को 1921 में लागू किया गया था। वैसे इस कानून को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड भी कहा जाता है। मोंटेग्यू एज बिफोर, जैसे हमने देखा था मार्ले मिंटो, है ना, उसी तरीके से मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है। इसके अंदर जो मोंटेग्यू थे वो भारत के सचिव थे और चेम्सफोर्ड भारत के वॉइसरॉय थे। क्लियर है? दोनों ही कानून संबंधी काम करते थे। वाइसराय लागू करता था कानून को और भारत का सचिव जो था वो कानून बनाया करता था। ओके, इस अधिनियम की विशेषता समझते हैं। केंद्र और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम कर लिया गया। देखिए कि अब कहा गया कि सेंटर अपने काम से मतलब रखेगी। ठीक है, सेंटर अपने काम से मतलब रखेगी, प्रांत अपने काम से मतलब रखेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि अपनों ने मद्रास प्रांत की बात की है, मद्रास की बात अपने कर रहे हैं कि मद्रास का जो गवर्नर है वो अपने हिसाब से कानून बना सकता है। मद्रास का जो गवर्नर है वो अपने हिसाब से मद्रास के लिए कानून बना सकता है। गवर्नर को अब थोड़ी छूट दे दी गई। इस गवर्नर के ऊपर अब सेंटर का कंट्रोल थोड़ा कम कर दिया गया। ठीक है, गवर्नर को जो ठीक लगे मद्रास के लिए कि हाँ ये ठीक है, उस तरीके के कानून ला सकते हैं। उसी तरीके से बम्बई, बंगाल और बाकी जो प्रेसिडेंसी थी उनके लिए कानून ला दिए। ठीक है, अवध के लिए जैसे। तो अब क्या हो गया था, विधान बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार प्रांतों को दे दिया था। लेकिन फिर भी कभी कभी जब टकराव हो जाता था तो केंद्र वहां पर अपना हुक्म चलाने लग जाती थी। ठीक है, केंद्र कई कई विषयों पर खुद ही बनाने लग जाती थी कानून। ओके, लेकिन वर्चस्व किसका था? कानून केंद्र का ही था, पर थोड़ी छूट दे दी गई थी प्रांतों के अंदर। क्लियर है? इस एक्ट के अंदर ये बताया गया। उसके अलावा कहा गया कि जो काम अपने दे रहे हैं, जो आपको विषय दे रहे हैं, जो छूट दे रहे हैं प्रांतों को, कहा वो दो तरीके से आप उस पर कानून बना सकते हैं। दो तरीके, कार्यपालिका भी बनाएगी कानून और विधायिका भी कानून बनाएगी। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर क्या होता है। इस अधिनियम ने प्रांतीय विषयों को, प्रांत को जो जो इन्होंने अधिकार दिए थे ना कि आप इन क्षेत्रों के अंदर, विभिन्न क्षेत्रों के अंदर, जैसे कृषि क्षेत्र हो गया, शिक्षा का क्षेत्र हो गया, ठीक है, टैक्स, है ना, टैक्स संबंधी कर हो गया, इन सब के अंदर क्या कर दिया, ये बोले कि इन विषयों के ऊपर दो तरीके से कानून बनाए जाएंगे। ठीक है, दो विषयों में बांट दिया, भागों को बांट दिया, हस्तांतरित और आरक्षित विषयों के अंदर। हस्तांतरित विषय कौन से थे? इन विषयों पर बनाता था, कौन बनाता था कानून? गवर्नर। ठीक है, यानी कि आज का राज्यपाल। समझ आ रही है ना? जैसे अब मद्रास है, मद्रास आ तो इंडिया के अंदर ही रहा है ना, आ तो इंडिया के अंदर ही रहा है, तो मद्रास का जो गवर्नर है, ठीक है, समझ गए होंगे आप इतना पॉइंट। तो ये जो गवर्नर है, राज्यपाल जो है, इन विषयों के ऊपर, हस्तांतरित जो विषय थे उन विषयों पर गवर्नर
बनाता था कानून, ठीक है। लेकिन हेल्प किसकी लेता था गवर्नर? इसमें हेल्प ले रहा था गवर्नर विधायिका की, विधायिका जो कि गवर्नर की परिषद होती थी, है ना, गवर्नर की परिषद होती थी ना, गवर्नर की हेल्प के लिए बिठाई होती थी परिषद, क्लियर है। लेकिन आरक्षित विषयों के अंदर, आरक्षित विषयों पर जो शक्तियां थी वो भी गवर्नर को ही दी हुई थी, लेकिन गवर्नर आरक्षित विषयों पर किसकी हेल्प से बना रहा था? वो बना रहा था कार्यपालिका की सहायता से, ठीक है। इतना ही आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ पर तो हस्तांतरित है, हस्तांतरित विषय मैंने दे दिए विधायिका को, सॉरी उन्होंने ही दिए थे, विधायिका को दे दिए, और जो आरक्षित विषय है वो प्रदान किए इन्होंने कार्यपालिका को, ठीक है। अब जब क्लियर है ना, अब है बनाने कहाँ पे है? ये मद्रास में ही बनाने हैं। बनाने कहाँ पर है? मद्रास में ही। मद्रास में 2 तरह की टीम बना रही है कानून, ठीक है। अब वैसे तो इन्होंने विषय बांट दिए हैं, लेकिन फिर भी इनके बीच में टकराव होना जायज़ है। कार्यपालिका जो है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है, लेकिन विधायिका जो है वो गवर्नर के प्रति उत्तरदायी है ना। तो इससे क्या होगा? विधायिका का टकराव किससे होगा? कार्यपालिका से होगा। समझ आ गया होगा आपको ये पॉइंट, ठीक है। इस तरीके से भारत के अंदर द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया, दोहरी शासन व्यवस्था को लागू किया गया, यानी कि प्रांतों के अंदर ही 2 ऐसी इन्होंने संस्थाएं बना दी हैं कानून बनाने के लिए, विषयों को बांट बांट के। ये व्यवस्था थी, ये काफ़ी असफल रही, इससे हमने सीख भी ली है। जो हम 1935 का अधिनियम जब पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि हमने इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। उसके अलावा 1919 के अधिनियम ने ये बता दिया था, 1909 के अधिनियम में हमने ये देखा था कि अब मतदान कर सकते थे, ठीक है, मतदान कर सकते थे, लेकिन कैसे? सांप्रदायिकता के आधार पर। मुसलमान जो प्रतिनिधि है उसको मुसलमान ही वोट देंगे, मुसलमान उम्मीदवार को मुसलमान मतदाता ही वोट देंगे, वो सिस्टम चल रहा था। 1919 के अंदर इस बात को बढ़ा दिया इन्होंने। कैसे बढ़ा दिया? अब सिख भी ऐसे ही करने लगे, ईसाई भी, और आंग्ल भारतीय यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया, है ना, कि अब जो सिखों के लिए जो उम्मीदवार खड़ा हुआ है उसको अकेले सिख ही वोट देंगे। आंग्ल भारतीयों के लिए, ठीक है, आंग्ल भारतीय वही होते हैं ऐसे भारतीय जिनके माता पिता बाहर अदर कंट्री के अंदर रहते हों या फिर रह रहे हों, उनको बोलते हैं आंग्ल भारतीय। ईसाई तो आप समझते ही हैं, ठीक है, और यूरोपीय, इन सब के लिए पृथक निर्वाचन सिद्धांत को विस्तारित कर दिया था। जैसे अब सिखों के लिए एक उम्मीदवार खड़ा हो गया, सिख उम्मीदवार खड़ा हो गया ना, तो उसको सिख ही वोट देंगे। इस बात से हमने ये आज एक्सेप्ट किया अपने संविधान के अंदर, हमने इस बात को समझा कि ये काफ़ी गलत है, इससे क्या होता है? आपसी मतभेद पैदा होते हैं। तो इसलिए हमने इस मतभेद से बचने के लिए अपने संविधान में अनुच्छेद 325 में ये साफ तौर पर कह दिया कि धर्म, जाति, लिंग, वंश के आधार पर किसी व्यक्ति को वोट देने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा, ठीक है। धर्म, जाति, लिंग, वंश के आधार पर सभी वोट देंगे, ऐसा नहीं है कि उनसे कोई भेदभाव किया जाएगा, ठीक है। अगर सिख है तो भी वोट करेगा, चाहे हिंदू उम्मीदवार खड़ा है, चाहे मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा है, वोट हर एक कोई कर सकता है। तो हमने इस कड़वी सच्चाई को समझा कि ये बहुत गलत है, और इसको हमने चेंज करके अनुच्छेद 325 के अंदर अपने भारतीय संविधान में रख दिया, ठीक है। इस कानून ने संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या के लोगों को मताधिकार प्रदान किया। अब देखो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर वोट देने का अधिकार दे दिया गया लोगों को, लेकिन वोट देने का ऐसा तो है नहीं कि अपनों ने एक एज फिक्स कर दी है, जैसे कि आज हमें पता है कि एज हमारी 18 साल की रखी हुई है ना। तो उस वक्त एज नहीं, उस वक्त जो टैक्स दे रहा है, ठीक है, शिक्षा जिसके पास में अच्छी थोड़ी बहुत है शिक्षा, कि उसके पास संपत्ति होनी जरूरी है, इसके आधार पर उन्होंने कहा कि वोट डालने का आपको अधिकार है, आपके पास संपत्ति है, टैक्स आप दे रहे हैं, आपके पास शिक्षा है। इस आधार पर उन्होंने क्या किया? लोगों को अधिकार दिया वोट डालने का। इससे क्या हुआ? भारत के अंदर लोगों के अंदर ये अब चेतना जगने लगी, है ना, लोग जागरूक होने लगे। मान लीजिए कि एक गांव है छोटा सा, एक छोटे से गांव के अंदर प्रधान है, वो काफ़ी अमीर भी है, शिक्षित भी है, और वो टैक्स भी देता है। तो अब ये प्रधान अपने लोगों के अपने फ्रेंड्स को बताएगा कि देखो मैं पढ़ा लिखा हूँ, अब मैं अपने लिए राजा,
उस वक्त मान लीजिए, उस वक्त की बात है कि मैं अपने लिए राजा नहीं, अपने चलो शासक मान लेते हैं, मैं अपने लिए शासक का चुनाव करने जा रहा हूँ। अब मैं कहूँगा कि इतने लोगों में से मैं इसको चुनना चाहता हूँ, तो इससे दूसरे लोगों के अंदर भी ये चेतना जगे कि हाँ ये भी सिस्टम होता है ना, ये भी व्यवस्था होती है, क्यों ना हम अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, वो भी वोट डालें, हम भी अपने शासकों का चुनाव करें। तो ये सब चीज़ें क्या होगी अब, है ना, उसी वक्त की हैं और धीरे धीरे ये लोगों के अंदर प्रभावित करने लगी लोगों को। पॉइंट समझ आया? क्लियर है। इसने क्या किया, अब देखो लोक सेवा आयोग का अब स्टार्टिंग हो गई थी, है ना, बोल रहे थे कि भारतीयों को, है ना, प्रशासन के अंदर अब खुली प्रतियोगिता के आधार पर शामिल किया जाएगा। तो वो प्रतियोगिता करवाएगा कौन? वो प्रतियोगिता करवाएगा लोक सेवा आयोग, जिसको यूपीएससी बोलते हैं ना, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अब देखो 1926 के अंदर एग्जाम होना था, खुली प्रतियोगिता का आयोजन करवाना था इन्होंने कि एग्जाम कर लेंगे हम, फिर ये इंडियंस को प्रशासन के अंदर शामिल करेंगे। तो वो बोले कि 1926 में एग्जाम लेंगे। एग्जाम कंडक्ट कौन करेगा? लोक सेवा आयोग का इन्होंने गठन कर दिया, एक समिति बना दी इन्होंने, ठीक है। 1926 के अंदर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। आई होप पॉइंट समझ गए होंगे। इस अधिनियम में केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया, केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। अब जो सेंटर का जो बजट आता ही आता था, लेकिन इसके अंदर भारत के अंदर जो विभिन्न प्रांत थे उनको कहा गया कि आप अपने प्रांतों के लिए बजट बना लीजिए, ठीक है, अलग से बजट पास कर सकते हैं। ओके, समझ आ गया आपको? अब जो केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया, राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकार दे दिया गया, ठीक है। अब जो विधानमंडल थे, राज्य विधानमंडल, वो अपने राज्य के संबंध में बजट पास कर सकते थे। हो सकता है किसी क्षेत्र के अंदर लाइट नहीं है, सड़क नहीं है, अच्छी चिकित्सा की सुविधा नहीं है, तो उससे संबंधित उस क्षेत्र के अंदर वैसा ही बजट लागू किया जाएगा। पॉइंट समझ में आ गया? तो आज भी हमारे भारत के अंदर ये सिस्टम हमने देखा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 से लेकर 207 तक ये प्रावधान दिया हुआ है कि राज्य विधानमंडलों को अपने राज्य के संबंध में बजट बनाने का और उसे पारित करने का प्रावधान है, ठीक है। हमारे अनुच्छेद 202 से 207 तक ये प्रावधान किया गया है कि राज्य अपना बजट बना सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब आप मुझे ये बता देना कि केंद्रीय बजट का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर आपने कल वाला टॉपिक देखा है तो। ओके, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।